आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मल पावर प्लांट के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। तो थर्मल पावर प्लांट होता क्या है? एक जनरेटिंग स्टेशन जो कि हीट एनर्जी कोल कंबशन का कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टीम पावर स्टेशन। जो स्टीम पावर स्टेशन है, इसमें क्या होता है कि स्टीम प्रोड्यूस होता है बॉयलर में, और ये जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है ये बॉयलर में, ये किसकी मदद से हो रहा है? तो कोल के कंबशन में। ठीक है, और यही जो स्टीम है, इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, जिससे अल्टरनेटर कपल्ड होता है वो हमारा रोटेट करता है और जनरेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टीम पावर स्टेशन पढ़ रहे हैं तो हमें उसके एडवांटेज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज कि इसका जो फ्यूल होता है, फ्यूल वो क्या होता है? हमारा चीप होता है। ठीक है, अदर सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे डीजल हुआ, न्यूक्लियर हुआ, इन सभी के मुकाबले इसका जो फ्यूल होता है, फ्यूल कॉस्ट होता है हमारा, बहुत सस्ता होता है। ठीक है, इसके बाद है कि जी इसका जो इनिशियल कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट कहने का मतलब है, इनिशियल कॉस्ट का जो होता है वो हमारा जनरेटिंग स्टेशन का कम होता है अदर पावर प्लांट के, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ। तो इसमें जब इंस्टॉल करते हैं तो उस समय जो हमारा कॉस्ट आता है, इनिशियल कॉस्ट, उसे कहा जाता है, वो बाकी पावर प्लांट के कंपेयर में हमारा ये कम होता है, इसलिए इसका इनिशियल कॉस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि इस पावर प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे लिए में हर एक जगह ये सूटेबल होता है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। बस वहां पे क्या हमें देखना होगा कि कोल अवेलेबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए वहां पे कोल अवेलेबल नहीं, तो कम से कम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। चाहे हम रेल्स की मदद से या रेल की मदद से या रोड की मदद से कोल को वहां पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या एडवांटेज होता है कि इसका जो स्पेस होता है, लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है। किसके किसके कंपैरिजन में? तो हाइड्रो पावर प्लांट की कंपैरिजन में इसका जो कंस्ट्रक्शनल एरिया होता है वो कम होता है। और इसमें जो लास्ट पॉइंट होगा हमारा, इसका जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट कहने का मतलब है जनरेशन कॉस्ट। अगर हम डीजल पावर प्लांट की तुलना में इसको कंपेयर करें तो ये क्या होता है हमारा, इसका जो कॉस्ट होता है पर यूनिट कॉस्ट, वो हमारा कम होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे एडवांटेज। किसके लिए? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए। सबसे पहला हो गया कि फ्यूल हमारा सस्ता होता है। इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल मतलब इंस्टॉलेशन कॉस्ट यहाँ पे हमारा कम होता है। इस प्लांट को हम, तीसरा पॉइंट होता है, कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सिर्फ वहाँ क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस ऑफ कोल होना चाहिए। अगर कोल माइंस वहाँ नहीं है तो हम क्या करते हैं? रेल और रोड की मदद से कोल को वहां तक ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। ये लेस स्पेस कहने का मतलब है कि इसका जो एरिया रिक्वायर, जो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, कंपेयर किसके? तो हाइड्रो पावर प्लांट के कंपैरिजन में इसका क्या होता है? लेस स्पेस रिक्वायर होता है। इसका रनिंग कॉस्ट जो हम बोलते हैं, पर यूनिट कॉस्ट जो हम निकालेंगे, वो डीजल पावर प्लांट के अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हमारा था। डिसएडवांटेज, तो इस पे हम लोग जानते हैं कि जब अगर हम लोग कोल जलाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे पोल्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में, किसके कारण? तो वहाँ स्मोक एंड फ्यूम्स। जब हम कोल जलाते हैं तो क्या होता है? वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक और फ्यूम्स होता है, जो कि हमारे पोल्यूशन, एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। तो इसमें सबसे बड़ा पोल्यूशन इसका मेजर इफेक्ट होता है। दूसरा क्या है कि अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करेंगे तो रनिंग कॉस्ट किसके? तो हाइड्रो पावर प्लांट के अपेक्षा इसका कॉस्ट कंपेयर में ज्यादा होता है, रनिंग कॉस्ट। क्योंकि पानी तो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है हाइड्रो का, लेकिन रनिंग कॉस्ट लो है। लेकिन क्या है, थर्मल पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट लो है लेकिन रनिंग कॉस्ट हाई है। तो इस हाइड्रो पावर प्लांट की अपेक्षा अगर हम देखते हैं तो हमारा क्या है, थर्मल पावर प्लांट का रनिंग कॉस्ट ज्यादा है। तो ये किसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज जो हमारे यहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे जगह पे, किन किन जगह पे हम लोग थर्मल पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। साइट फॉर थर्मल
पावर प्लांट, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट को हम लोग कहाँ कहाँ से, तो थर्मल पावर प्लांट को जब चलाने के लिए क्या किया जाता है कि हमारे पास कोयला की जरूरत होती है। तो ऐसे जगह पे हम लोग थर्मल पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करेंगे, जो कि या तो कोल माइंस के पास होगा, ठीक है, या तो हमारा जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो कोल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा फ्यूल का रिक्वायरमेंट होता है। तो फ्यूल का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होगा, या तो हमारे कोल माइंस के नियर हम लोकेट कर देंगे, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा तो क्या है, हमारा जनरेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोल माइंस के पास हमारा ऐसा जगह हमें इंस्टॉल करना है जहाँ कोल माइंस दूर है, तो क्या होगा, वहां हम देखेंगे कि वहां पे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एडिक्वेट होना चाहिए, कि हम रेल की मदद से, हम ट्रक की मदद से, डंपर की मदद से, जिसकी मदद से कोल को वहां पे पहुंचा सके हर समय, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को वहां क्या देखना होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जो हम लोग स्टीम बनाते हैं पानी गर्म करके, तो स्टीम बना देंगे किसके से, तो वाटर को ही हम लोग बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी की मात्रा चाहिए होती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे कंडेंस करना है, तो उसके लिए भी हमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। तो जो प्लांट को हम लोग इंस्टॉल करते हैं किसी भी कैनल रिवर के बैंक में करते हैं, उसके किनारे पे हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या हो गया, कि जो अगर मॉडर्न हमारा स्टीम पावर स्टेशन होता है, उसमें क्या होता है, मटेरियल सप्लाई हम लोगों को करना होता है। मटेरियल सप्लाई के साथ हेवी मशीनरी का सप्लाई हम लोगों को करना होता है। तो क्या होता है कि अगर हमारे पे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर अच्छा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कर पाएंगे, यहाँ जो हेवी मशीनरी है उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी से नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जहाँ जिस जगह पे इजिली हमारे पास अवेलेबल हो, हम लोग उस जगह पे इसको इंस्टॉल करने का कोशिश करते हैं। कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड, ठीक है। जब कभी भी हम लोगों को पावर प्लांट या कोई भी इस तरीके का बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है, तो हम लोग बहुत कॉस्टली लैंड को हम लोग यहाँ नहीं चूज करते हैं, ठीक है। लैंड हमारा क्या होना चाहिए, चीप होना चाहिए। और दूसरा बात है कि वहां पे हमारा इंस्टॉलेशन के बाद और लैंड की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, कि मान लीजिए कल को फर्दर एक्सटेंशन हम लोगों को जाना हो, तो हम लोग कैसे करेंगे फर्दर एक्सटेंशन, तो वहां पे चीप और फर्दर एक्सटेंशन के लिए वहां पे जमीन के अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, ये टाइप ऑफ लैंड कहने का मतलब है कि जो हमारा फाउंडेशन होगा, स्पेशल वो बड़े मशीनरी को हम इंस्टॉल करेंगे, तो वो जमीन उसमें ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हमारा हेवी इक्विपमेंट को वहां पे हम आसानी से इंस्टॉल कर सके, लैंड में किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, वो उस हेवी मशीनरी को वहां सह सके। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नियर लोड सेंटर के पास होना चाहिए। लोड सेंटर कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो लोड सेंटर के पास रहेगा तो हमारा ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लोड सेंटर, दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे जब हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल को बर्न किया जाता है, तो स्मोक और फ्यूम्स जो कि सराउंडिंग को पोल्यूट किया जा करता है। तो इसलिए क्या है, ये हमेशा पावर प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस पॉपुलेटेड हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया में हम लोग इसको कभी भी इंस्टॉल नहीं करते हैं। हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि इसको जहाँ पे पॉपुलेशन से दूर वाले एरिया में इंस्टॉल किया जाए, कि ये किसी तरीके का लाइफ को हैजार्ड नहीं हो, ठीक है। हमेशा ये एक मतलब हाँ, हेल्दी इन्वायरमेंट पे पब्लिक रहे, और ये पावर प्लांट में जो जिसका स्मोक और फ्यूम्स है उससे दूर रहे। तो ये हमारा साइट सिलेक्शन था, और हम लोगों ने एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग अब जो हमारा जो पावर प्लांट है उसका हम लोग ब्लॉक डायग्राम को
देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम हम लोग कैसे इसका बनाते हैं, कि थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम की उस, ठीक है, जो एग्जाम में हमारा पूछा जाता है वो जनरली ब्लॉक डायग्राम ही पूछा जाता है और उसके बारे में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है, जो समझने में हम लोगों को आसानी भी होगा और ये ब्लॉक डायग्राम हम लोग को याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। उसमें हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं उसको हम लोग देखते जाते हैं, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें देखें कि जो हमारा यहाँ फ्यूल है, फ्यूल क्या है, हमारा कोयला है। तो कोयला जो कहाँ से निकलता है, कोल माइन से निकलता है। जब कोल माइन से कोई भी कोयला निकल रहा है तो क्या होता है, कि जब कोल माइन से निकल रहा है तो हम लोगों को उसे क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे उसे डंप किया जाता है, जमा किया जाता है। क्यों जमा किया जाता है, मान लीजिए अगर हमारे कभी भी कोल माइंस में स्ट्राइक हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक हो जाए, या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ जाए जिसके चलते हम लोग कोयला का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमें प्लांट को शट डाउन करना होगा। तो कम से कम 1.5-2 महीने का जो भी हमारा कोयले का रिक्वायरमेंट है वो हमेशा हमें स्टॉक में रखना होता है, कि अगर स्ट्राइक भी हो तो कुछ दिन हम लोग अपने पावर प्लांट को आसानी से चला सकें। तो अब क्या है, ब्लॉक डायग्राम में हम लोग सबसे पहला दिखाएंगे, एक लाइन खींच के एक ब्लॉक बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम सी एस लिख रहे हैं। सी एस में हो गया कोल्ड स्टोरेज, लेकिन कभी भी ये हम जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उसे कभी भी यूज ना करें। ये हमेशा हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरीके से पूरा लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है, कोल्ड कोल्ड स्टोरेज। अब क्या होता है, जो हमारा कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज में जो भी कोयला है, जब हम खुदाई करते हैं कोयला को, तो क्या होता है, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज का कोयला नहीं होता है। तो उसे क्या किया जाता है, एक सीएचपी कहा जाता है, कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट में इस कोयले को कन्वेयर की मदद से ट्रांसफर किया जाता है। कोल हैंडलिंग प्लांट में इसको क्या किया जाता है, क्रश करके पाउडर के फॉर्म में इसे किया जा पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों, अगर पाउडर के फॉर्म में होगा तो इसका जो कंबस्शन होगा रैपिड कंबस्शन होगा और यूनिफॉर्म कंबस्शन होगा, ठीक है। कि जब अगर पाउडर के फॉर्म में है तो वो रैपिड कंबशन होगा, ठीक है। तो कोयला हम लोगों ने जमा किया, एक स्टोरेज बना लिया कोयले को, वहां से जब हमें प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए तो कन्वेयर बेल्ट से मदद से हम लोग ने सीएचपी को दिया। सीएचपी क्या किया, उसे क्रश करके एक यूनिफॉर्म शेप साइज में ले आया पाउडर के फॉर्म में। अब हम लोग उसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न कहाँ करेंगे, तो फर्नेस में करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉयलर सिर्फ लिख रहे हैं, ये बी है मेरा बॉयलर। तो बॉयलर और फर्नेस एक साथ होता है। अब क्या होता है, यहाँ बॉयलर में जब फर्नेस में जा रहा है हमारा कोयला तो बर्न होगा, हीट एनर्जी हो जनरेट होगा, तो फर्नेस के ऊपर हमारा बॉयलर लगा होता है। बॉयलर में पानी क्या होगा, गर्म होगा, हीट होगा, हीट होने से वो स्टीम के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। तो अब क्या है कि जो हमने कोयला को जलाया तो उससे क्या हमारा हुआ, ऐश का प्रोडक्शन हुआ। तो ऐश को हम कहीं पे भी डंप में नहीं डालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसे ऐश हैंडलिंग प्लांट में डालते हैं। ऐश हैंडलिंग प्लांट के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐश स्टोरेज में। फिर इसे ब्रिक्स बनाना है, जैसे कंपनी जिसको लैंड फिल करना है, जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है, ऐश एंड स्टोरेज से वो उसे ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा बॉयलर में पानी गर्म हो रहा है, मतलब स्टीम जनरेट हो रहा है, तो स्टीम में क्या होता है, स्टीम जनरेट हो रहा है। तो जब बॉयलर, यहाँ दो प्रोडक्ट निकलेगा, एक फ्लू गैस होगा जो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है, ये जो हमारा स्टीम है जो कि अभी हम लोग बॉयलर से प्रोड्यूस हुआ, तो दो यहाँ प्रोडक्ट होगा, एक स्टीम होगा, एक फ्लू गैस होगा। तो क्या किया जाता है कि स्टीम को सुपर हीटर से पास किया जाता है, ठीक है। सुपर हीटर में क्या किया जाता है, जो अब हमारा स्टीम जनरेट हो रहा है, स्टीम जनरेट होता है तो क्या किया उसमें, स्टीम जो जनरेट हो रहा है उसमें पानी का कुछ अंश होता है, उसे क्या कहते हैं, वेट स्टीम। अगर ये वेट स्टीम डायरेक्ट हमारे टरबाइन में स्ट्राइक करेगा तो हो सके टरबाइन का लाइफ 15 साल है, तो टरबाइन में जंग लगेगा, चर्निंग होगा, जिसके चलते उसका यूजफुल लाइफ कम हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस जो वेट स्टीम है जो कि हमारा जनरेट हुआ बॉयलर से, उसे ड्राई किया जाता है। ड्राई कैसे करेंगे, या तो हम सुपर हीटर में फर्नेस लगा देंगे, उसकी मदद से हम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमारा एक और प्रोडक्ट क्या है, फ्लू गैस कहते हैं, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, फ्लू गैसेस। तो ये फ्लू गैस ऐसे भी अगर हम इसे चिमनी से बाहर निकाल देंगे तो ये कोई यूज नहीं है। और ये फ्लू गैस को हम लोग को जनरेट करने के लिए क्या किया गया है, हम लोगों ने एनर्जी का यूज, एनर्जी लगा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लू गैस को सुपर हीटर से पास करते हैं। सुपर हीटर क्या करता है, इस फ्लू गैस का एनर्जी से हीट इसके टेम्परेचर को से क्या करता है कि वो जो हमारा वेट स्टीम है वो ड्राई हो जाता है।
जब वो स्टीम ड्राई होता है तो क्या करते हैं उसे हम लोग, यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, ठीक है, ये वाल्व है, वाल्व लगाता है। वाल्व का क्या काम है कि स्टीम के प्रेशर को टरबाइन में स्ट्राइक करने के पहले स्टीम के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ये हम जो बनाए हैं ये हमारा टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन से क्या होता है, हमारा मैकेनिकली कपल्ड होता है अल्टरनेटर, जिसको हम ए लिख रहे हैं। फिर जो हमारा थ्री फेज जनरेशन होता है, और थ्री फेज जनरेशन फिर यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन के, ट्रांसमिशन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे एक एक्साइटर लगा होता है, एक्साइटर क्या है, हमारा डीसी जनरेटर है, ठीक है। तो ये जो वाल्व है वो स्टीम के फ्लो को, जो हमारा स्टीम निकल रहा है, स्ट्राइक कर रहा है टरबाइन को, रोटेट करवा रहा है, तो ये वाल्व हमारा क्या करता है, स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करता है। और जो हमारा टरबाइन जब रोटेट करना स्टार्ट करता है, टरबाइन अगर हमारा रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या है, कपलिंग है, मैकेनिकल कपलिंग है, तो ये भी रोटेट करेगा, ये भी हमारा रोटेट करेगा, और अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा, और हमारा यहाँ जो फ्लक्स कट करके ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। यहाँ से जनरेशन स्टार्ट होगा थ्री फेज। अब देखिए इसके में यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में हम लोगों ने, कोल्ड स्टोरेज में हम लोगों ने कोल्ड स्टोर किया, हैंडलिंग प्लांट में क्या किया कि जो सभी जो हमारा कोल था उसको यूनिफॉर्म शेप एम साइज में लेके आए पाउडर के फॉर्म में, उसको हम लोगों ने फर्नेस में डाला, फर्नेस में अगर वो बर्न किए तो जो एस निकला, एस हैंडलिंग प्लांट में फिर एस स्टोरेज, और उसके बाद वो ब्रिक्स बनाना या लैंड जैसा काम करना है उसमें चला जाएगा। फिर ये हमारा जो बॉयलर से दो प्रोडक्ट निकलेंगे, एक हमारा क्या होता है, स्टीम होता है, और दूसरा क्या होता है, फ्लू गैस। तो स्टीम जो हमारा जनरेट हो रहा है उसमें कुछ पानी का अंश होगा जिसको वेट स्टीम बोलते हैं। अब वेट को हम ड्राई बनाएंगे, अगर हम डायरेक्ट वेट स्टीम को भी हम टरबाइन में स्ट्राइक करवा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, जो यूजफुल लाइफ हमारा टरबाइन का वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लेड पे, जहाँ टरबाइन के ब्लेड पे पानी का अंश जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा वहां पे जंग लगेगा। तो अब हमारे जब, या तो हम उसको ड्राई कर सकते हैं, सुपर हीटर के नीचे भी एक फर्नेस लगाएंगे, उसको हीट करेंगे, हमारा उसको इसको हीट करेंगे तो हमारा स्टीम वेट स्टीम से ड्राई स्टीम बनेगा। जब ड्राई बनेगा तो उसमें क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है। जहां हमारा स्टीम ड्राई होगा उसका टेम्परेचर और प्रेशर और बढ़ेगा, और वाल्व की मदद से स्ट्राइक करेगा टरबाइन को, टरबाइन रोटेट करेगा, अल्टरनेटर हमारा रोटेट करेगा, जनरेशन होगा। तो ये जो हमारा ट्यूब्स होता है, यहाँ से जो फ्लू गैस पास हुआ सुपर हीटर से, अब देखिए इकोनोमाइजर एक होता है, ठीक है। इकोनोमाइजर को हम लोग क्या बोलते हैं, फीड वाटर सप्लाई, ये इकोनोमाइजर है, बॉयलर में पानी जाता है। तो अब हमारा जो ये फ्लू गैस है जो सुपर हीटर से पास किया है, वो हमारा क्या है, पूरा एनर्जी खो चुका है, तो ऐसा नहीं होता, पूरा एनर्जी हमारा हीट एनर्जी नहीं लॉस किया जाता, लॉस होता है। तो क्या होता है कि अब हम लोग ये जो फीड वाटर सप्लाई है इसमें हम लोग फ्लू गैस को फिर पास करते हैं। यहाँ पास करने से इकोनोमाइजर से क्या बात है कि जो पानी हमारा बॉयलर में जा रहा है उससे हम गर्म करके भेजेंगे, तो यहाँ कोल का कंबशन कम होगा, ठीक है, प्लांट का एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो इकोनोमाइजर क्या है, हमारा फीड वाटर सप्लाई है, और ये फ्लू गैस की मदद से हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे भी हीट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ एयर प्री हीटर होता है, एयर प्री हीटर। कोई भी हमें जब बर्न करना है फ्यूल में तो एयर चाहिए, तो एयर को क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से फिर से इसको पास कर देते हैं फ्लू गैस को, फ्लू गैस तो यहाँ से जो हॉट एयर जा रहा है फ्यूल के कंबशन में जो मदद कर रहा है, तो हमारा रैपिड कंबशन होगा हॉट एयर के चलते, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन लगा होता है, ठीक है, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन, जिसकी मदद से हम लोग एयर हमारा जा रहा है फर्नेस पे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसके बाद का पोर्शन है उसको हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अब हमारा फ्लू गैस बचा हुआ है इसको हम लोग क्या करते हैं, चिमनी से बाहर क्यों निकाल देते हैं, ठीक है, चिमनी से हम लोग बाहर क्यों निकाल देते हैं, जो भी बचा हुआ अब यहाँ पे हमारा फ्लू गैस है या जो भी स्मोक है वो चिमनी के से हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम थर्मल पावर प्लांट का। अब क्या है कि टरबाइन में जो स्टीम है, ये एग्जॉस्ट स्टीम, इस करेंगे, यहाँ कंडेंसर में डालेंगे, और एक हमारा कूलिंग टावर होगा, ठीक है, यहाँ रिवर जहाँ से हम लोग पानी लेंगे, पानी लेंगे, फिर यहाँ से पंप होगा, ये सर्कुलेटिंग पंप होगा, इसको सर्कुलेटिंग वाटर पंप बोलेंगे। बिना पंप की मदद से हम लोग पानी को ऊपर सप्लाई नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, ये सीधा जाके इकोनोमाइजर से कनेक्ट होगा। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम स्टीम पावर प्लांट का। तो उम्मीद करते हैं कि स्टीम पावर प्लांट के ब्लॉक डायग्राम को इस वीडियो से समझने में आप लोगों को मदद मिलेगी। थैंक यू।